प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्वरों के वर्गीकरण के बारे में। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि हिंदी में स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई, व्यंजनों की उत्पत्ति कैसे हुई, स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, कुछ रे के नियम हमने पढ़े थे। अब हम हिंदी वर्णमाला में बात करेंगे जो हमारे स्वर हैं उनका वर्गीकरण कितने बेस पर किया गया है और कैसे किया गया है। तो जरा इसको ध्यान से समझेंगे, इसको एक चार्ट के माध्यम से तुम्हें समझाया जाएगा। एक्चुअल में अगर आप बात करोगे स्वरों के वर्गीकरण की, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी में स्वरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं इन स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, तो एक तो ये ध्यान रखेंगे, अगर मैं स्वरों के वर्गीकरण की बात करूंगा तो हम 6 बेस पर या 6 आधारों पर 6 प्रकार से इनके वर्गीकरण के बारे में हम बात करेंगे। 6 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण इनका होता है। एक एक करके इन सबके सभी वर्गीकरण को पढ़ेंगे। और दूसरी बात, इस वर्गीकरण में किन किन स्वरों को पढ़ेंगे हम, तो ये तुम्हें बता दिया जाएगा। इसमें आप ए आ दोनों, ई ऊ री, आई औ और औ, इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब बात है कि सर अब हम अनुस्वार और विसर्ग, ये आपका हो गया, सॉरी दोनों एक जगह लिख दिए मैंने, ये आपका होता है अनुस्वार, ये होता है विसर्ग। इन दोनों को क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अनुस्वार को हम कल या पुरानी वीडियो में देख चुके हैं, विसर्ग को भी हम पुरानी वाली वीडियो के बारे में इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, तो इसलिए इनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, आपको सर समझते पढ़ते समय या इनका वर्गीकरण करते समय आपको एक बात और ये ध्यान रखनी है कि हमारे पास ए होता है, इसको ए परिवार कहा जाता है, और ए परिवार में ए आ ये दोनों आते हैं। ई परिवार की आप चर्चा करोगे तो दोनों ई, आई और आई आता है। अब इन परिवार को थोड़ा याद रखेंगे। और ऊ परिवार में आपका दोनों ऊ, औ और औ, ये 4 आते हैं। और इनका वर्गीकरण करते समय थोड़ा ये ध्यान रखेंगे, इस ई के साथ री आपका जहाँ पर ई आता है वहीं पर आपका लगभग हर जगह लिया जाता है। तो हम स्वरों के वर्गीकरण करते समय इन 4-5 पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण 6 आधारों पर या 6 प्रकार से होगा। तो सबसे पहले मुद्दे पर मैं चर्चा करूंगा। जो सबसे पहला स्वरों का वर्गीकरण है वो आपका होता है उनके उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के अनुसार या उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने स्वरों को 3 भागों में बांट रखा है। यहाँ पर इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसमें एक आपका होता है मूल स्वर, दूसरा आपका होता है मिश्रित स्वर, और तीसरा आपका होता है संयुक्त स्वर। अब देखो, मूल स्वर कौन से हैं, मिश्रित स्वर कौन से हैं और संयुक्त स्वर कौन से हैं। इन तीनों के बारे में अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो मूल, पहले इनकी परिभाषा समझते हैं। उत्पत्ति की बात चल रही है कि कैसे बने हैं। ऐसे स्वर जिनके टुकड़े नहीं हो सकते उनको कहा जाता है मूल स्वर। और इस मूल स्वर की हिंदी में आप बात करोगे तो हमारे पास 3 ही माने जाते हैं, ए, ई और ऊ। जबकि री को अगर लोगे तो ये आपका जो है संस्कृत में आ जाता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं मानते। फिर भी री को आपसे पूछा जाएगा तो मूल स्वर माना जाएगा। आप मेरी बात को दोबारा ध्यान से समझेंगे। री हालांकि मूल स्वर है लेकिन फिर भी हिंदी में काउंट नहीं होता, इसलिए मैंने इसको आपका सर्किल में डाल दिया। ठीक है, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 3 है। मिश्रित का मतलब है ऐसे स्वर जो अपने आप से मिलकर बने हो। जैसे कैसे, अगर मैं ए को ए में मिला देता हूं तो बनता है आ, तो ये मिश्रित स्वर है। ई को ई में मिला देता हूं तो आपका बनता है ई, ये भी मिश्रित स्वर है। और ऊ को ऊ में मिला देता हूं तो बनता है ऊ, ये भी मिश्रित स्वर है। तो 3 हमारे मिश्रित स्वर हो गए। यहाँ पर संयुक्त का मतलब है ऐसे स्वर जो अन्य स्वरों से मिलकर बने हो। उदाहरण के तौर पर जैसे आपने ए को ई में मिलाया तो आपके पास आएगा आई, ये आपको पहले लेक्चर में बताया गया था। ए को ऊ में मिलाओगे तो आपका आएगा औ, साथ में आपका आई भी आएगा। अगर आपको जो है आ को ई में मिलाओगे तो आई आएगा, और आ को ऊ में मिलाओगे तो आपका आता है औ। तो ये 4 हमारे पास हो जाते हैं संयुक्त स्वर। तो ध्यान रखेंगे, मूल स्वर हमारे पास 3 है हिंदी में। री संस्कृत का है लेकिन होता मूल है, हिंदी में काउंट करते नहीं है। मिश्रित भी आपके 3 है, संयुक्त की संख्या हमारी है 4। तो ये हमारा पहला वर्गीकरण हुआ इनका उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, आप इसको उतारिए। अब नंबर 2 पर बात करेंगे। नंबर 2 जो हमारा होता है वो होता है उच्चारण के आधार पर, या उच्चारण में जो आपका समय लगता है। तो दूसरा वर्गीकरण हमारा होगा उच्चारण के आधार पर। सेकंड वन इज
ऑन द बेस ऑफ इट्स प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर भी 3 ही भागों में हमने बांटा हुआ है, जिसमें पहला आपका होता है ह्रस्व स्वर, मतलब क्या है ह्रस्व का, अभी समझते हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर देखो क्या मतलब है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब है जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो उनको कहा जाता है ह्रस्व स्वर। जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता हो उनको कहा जाता है दीर्घ स्वर, और जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक या फिर सबसे अधिक समय लगता हो उनको कहा जाता है प्लुत स्वर। या अगर आप व्याकरण विद की माने तो उनके अनुसार तो ये होता है जिनके उच्चारण में एक पलक झपकने का समय लगता है वो आपके ह्रस्व हैं, जिनके उच्चारण में 2 पलकों को झपकने का समय लगता है वो आपके दीर्घ हैं, और जिनके उच्चारण में पलकों को 3 बार झपकने का समय लगता है वो आपके प्लुत हैं। उदाहरण के तौर पर आपके ए, ई और उ, ये 3 ऐसे हैं जिनके उच्चारण में आपकी पलकें एक बार में ही झपक जाती हैं। या फिर ऐसे समझो कि ये क्योंकि किसी से मिलकर के नहीं बने तो इनके उच्चारण में कम समय लगता है, मटेरियल कम है, तो जाहिर सी बात है ई के साथ हमको री को लेना पड़ेगा। दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या है, इनके अलावा जो भी सारे बचे वो किसी ना किसी से मिलकर के बने हुए हैं, इस वजह से इनको कहा जाता है दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, जिसमें आपका आ आता है, ई आता है, उ आता है, आई आ जाएगा, आई आ जाएगा, औ आ जाएगा और औ आ जाएगा। इसके बाद प्लुत स्वर। अब प्लुत में आपके सारे खत्म हो गए तो प्लुत के 2 चिन्ह बनाए गए हैं, एक तो आपका ये होता है और एक आपका ये होता है, इन दोनों को प्लुत चिन्ह कहा जाता है। दरअसल जब आप ओम लिखेंगे तो ओम को आपका यूं पढ़ा जाता है, तो ये आपका ओम ना होकर के ओम हो जाता है, तो इसमें आपका ओ को खींच दिया जाता है, तो ये आपका कहलाता है प्लुत चिन्ह पहला। और ये दूसरा है, जैसे आपने मान लीजिए किसी का नाम कहा राम, राम अगर पास में तो आप कहोगे राम, और मान लीजिए राम दूर है तो आप उसको राम कहोगे। तो जब आप आ को खींच रहे हो तो इसको दिखाने के लिए इस चिन्ह को प्रयोग कर लेते हैं, और ये चिन्ह ही आपका कहलाता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, भी इसका आपका नाम है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, क्योंकि इससे उच्चारण आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह भी इसको कहा जाता है। ये हो गया। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे, इसको जरा आप उतारें। तो इसके बाद हम आगे बात करेंगे। नंबर 3 उच्चारण हो गया हमारा स्थान के आधार पर। नंबर 3 स्थान के आधार पर, जब हम इनको बोलते हैं तो आपका कौन से स्थान से किसको बोला जाता है। नंबर 3 आपका आएगा उच्चारण स्थान के आधार पर। तो हमारे मुंह के अंदर जो स्थान है उनके आधार पर हमने इसको मेन तो 3 भागों में बांटा है, लेकिन 2 को आपका वो कुछ कंफ्यूज करके पूछेगा, तो पहले मैं 3 बता देता हूं आपको। पहला आपका है कंठे, दूसरे को आपका कहा जाता है कंठीय स्वर, पहले को आपका कहा जाता है कंठीय। सेकंड वन दूसरे आपके होते हैं तालव्य, या फिर आप इसको जिह्वे भी कह सकते हो, जिह्वे, या फिर आप इसको तालव्य के नाम से भी जान सकते हैं। और तीसरा होता है ओष्ठ्य। नंबर 3 ओष्ठ्य। इन 3 भागों में हमने इनको बांट रखा है। जरा देखते हैं ये 3 के बारे में आपका क्या है। कंठीय, कंठीय वो स्वर होंगे जिनका उच्चारण गले से हो रहा होगा। जब हम ए बोलते हैं तो हमारे गले पर असर पड़ता है, इसलिए ए हमारा कंठीय है, और जब ए कंठीय है तो जाहिर सी बात है आ भी कंठीय होगा। अब ओष्ठ्य का मतलब है जिनके उच्चारण में होठ हमारे गोल हो जाते हैं, होठों पर प्रभाव पड़ रहा है, जैसे ऊ और ऊ, ये दोनों हमारे ओष्ठ्य हैं, जो कि होठों की बात है। और जिह्वे का मतलब है या तालव्य का मतलब है जो इसके अलावा बचे, जैसे आपके हिसाब से आपका बचा ई। जब आप ई बोलते हैं तो आपके जीभ के आगे वाले हिस्से पर प्रभाव पड़ता है, तो आपका जिह्वे हो जाता है ई और ई, और जाहिर सी बात है ई के साथ आपका री आना तय है। तो ये आपके 3 हो गए, मतलब आपके 2, 4, 6 और 1 7 हुए। अब यहाँ से कई बार एग्जामिनर आपसे घुमा फिरा करके पूछेगा, वो पूछेगा कंठ तालव्य कौन से हैं, कंठ ओष्ठ्य कौन से हैं। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कंठ तालव्य की और मैं आपसे बात करता हूँ कंठ ओष्ठ्य की, तो दोनों का क्या मतलब है, कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ्य। कंठ तालव्य का मतलब है कंठ और तालु को मिला दोगे आप, तो इसमें आपका आई और आई आ जाता है, जबकि कंठ और ओष्ठ्य को मिलाओगे तो इसमें आपका औ और औ आ जाता है। ये दोनों यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, आप इन्हें उतारिए, आगे बात करते हैं।
चलिए इसके बाद हम चर्चा करेंगे नंबर 3 स्थान के आधार पर भी हो गया, तो 6 में से 3 के बारे में हम कर चुके हैं। नंबर 4 बात करेंगे जीभ के भाग के आधार पर, कि नंबर 4 हमारा होगा जीभ के भाग के आधार पर। तो जीभ के भाग के आधार पर 3 प्रकार के स्वर हमारे बांट दिए गए हैं, जिसमें पहला होता है अग्रभाग से बोले जाने वाले, जिसको आप अग्रभागीय या फिर पूर्व भागीय कह सकते हो। दूसरे होते हैं जो मध्य भाग से बोले जा सकते हैं, इनको हम कहते हैं मध्य भागीय या फिर केंद्रीय स्वर भी कहा जा सकता है। और तीसरे आपके होते हैं पिछले वाले हिस्से से बोले जाने वाले, जिनको कहा जाता है पश्च भागीय। तो 3 प्रकार के हमारे स्वर यहाँ पर होते हैं, अग्रभागीय, मध्य भागीय और पश्च भागीय। अगर इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, अग्रभागीय वो जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाएंगे, जैसे आपका ई है, ई में जीभ के अगले हिस्से पर प्रभाव पड़ेगा, तो ई और ई परिवार आपका सारा का सारा ये आपका आ जाएगा अग्रभागीय में, है ना। और आपको ये भी पता है जहाँ पर ई आता है वहाँ पर आपका री भी आता है। फिर हम बात करेंगे मध्य भाग की, मध्य भाग में आपका ओनली ए आता है, और इसके अलावा जो भी आपके बचेंगे आ, क्योंकि आ बोलोगे तो आपका मुंह पूरा खुलेगा और जीभ के पिछले वाले हिस्से पर असर आता है। ऐसे ही ऊ को बोलने में जीभ के पिछले वाले हिस्से पर असर आता है, और ऊ से संबंधित जो भी हमारे हैं वो सारे के सारे हो जाते हैं हमारे पश्च भागीय। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आपका नंबर 4 हो गया। अब बात करूंगा मैं नंबर 5 पर। देखिए नंबर 5 आपका होगा मुंह के खुलने के आधार पर, आपका मुंह या किस तरीके से खुलेगा। नंबर 5 आपका है मुंह के खुलने के आधार पर। तो अगर आप नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे तो यहाँ पर 4 भागों में बांटा है, जिनमें सबसे पहला है उसको कहा जाता है संवृत। जिनके उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसको संवृत कहा जाता है। दूसरे आपके होते हैं अर्ध संवृत। जिनके उच्चारण में मुंह संवृत से ज्यादा खुलता है उनको अर्ध संवृत कहा जाता है। तीसरे होते हैं अर्ध विवृत। जिनके उच्चारण में मुंह अर्ध संवृत से भी ज्यादा खुलता है वो आपके अर्ध विवृत हैं। और नंबर 4 पर आ जाते हैं विवृत। जिनके उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है वो आपके हो जाते हैं विवृत। ठीक है, तो परिभाषा दोगी, इनके उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है, अर्ध संवृत में संवृत से ज़्यादा, अर्ध विवृत में अर्ध संवृत से भी ज़्यादा, और विवृत में सबसे ज़्यादा। अगर हम इनके उदाहरण के बारे में बात करें, विवृत का आपका आंसर होगा आ, चूंकि आ बोलने में मुंह सबसे कम खुलता है। ठीक है, फिर अर्ध विवृत में आपका मुंह थोड़ा इससे कम खुलता है, तो आ का आधा कर दो, ए हो गया। इसके अलावा आपके जो दोनों ई हैं ये आपके बोलने बहुत आसान है, ई, ऊ और ऊ। मुंह बहुत कम यूज़ होता है, साथ में री भी यहाँ पर आ जाता है, आ गया। इसके अलावा जो आपके एक्स्ट्रा बचे हैं, अब आपका बचा आई और आई, तो आई यहाँ पर आता है और आई आपका यहाँ पर आ जाता है, और औ यहाँ पर आता है और औ यहाँ पर आता है। आप इनको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे, आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये नंबर 5 हो गए। और नंबर 6 लास्ट मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम, होठों के आकार के आधार पर किस प्रकार से बांटा है। 2 भागों में बांटा गया है, चलिए इसको भी खत्म कर देते हैं। नंबर 6 आपका आएगा होठों के आकार के आधार पर। होठों के आकार के आधार पर, तो होठों के आकार के आधार पर 2 भाग आपके होते हैं। एक को कहा जाता है वृत्तामुखी और दूसरे को कहा जाता है अवृत्तामुखी। अब देखो, वृत्तामुखी का मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्ताकार या गोल हो जाते हैं वो वृत्तामुखी हैं, और जिनके उच्चारण में होठ गोल ना होते हैं वो अवृत्तामुखी हैं। उदाहरण के तौर पर ऊ आपका हुआ, ऊ को बोलने में होठ गोल हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ऊ परिवार जितना भी है ये सारा का सारा आपका वृत्तामुखी है। और इसके अलावा जो भी हमारे पास बचेंगे, से ए बचेगा, आ बचेगा, और ई परिवार आपका सारा बचेगा। और ई के साथ आप जानते हैं आपका री भी आता है, और आई, ये सारे के सारे हो जाते हैं हमारे अवृत्तामुखी।
ठीक है बच्चों, तो ये हमारा वर्गीकरण था, जो कि स्वरों का वर्गीकरण 6 प्रकार से है। इसमें जितने भी पॉसिबल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं सबके बारे में चर्चा की गई है। तो इसलिए आप इस वीडियो को आराम से देखेंगे और इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ से लगभग सभी एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आते रहते हैं। खैर, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जल्दी नए टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण।